हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश की प्रकृति। इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ लाइट या तरंग प्रकाशिकी, और इसी को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो शुरू से ही जो भी वैज्ञानिक थे उनके मन में जिज्ञासा थी कि जो ये प्रकाश है इसकी प्रकृति है क्या, कि ये कण है कि ये तरंग। तो इसी बात को लेकर टाइम टाइम पर अनेक सिद्धांत आए, उन्हीं के बारे में अपने को स्टडी करनी है। ठीक है, आज का पूरा लेक्चर बेसिक है, पूरा लेक्चर थ्योरेटिकल होगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल डेरिवेशन नहीं होगा। पर इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। इसमें पहला पढ़ेंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत, उसके बाद में पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, उसके बाद में पढ़ेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, उसके बाद प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, और फाइनली जो कॉन्क्लूजन निष्कर्ष निकलेगा वो ये निकलेगा कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, ड्यूल होती है। ये दो प्रकार की, यानी दोनों, ये कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। यानी कुछ बातों को समझाने के लिए इसको अपन कण मान लेते हैं और कुछ घटनाओं को समझाने के लिए इसको अपन तरंग मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाने से पहले अपन बात करते हैं तरंग गति के बारे में, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है। कि जैसे बेसिक जो आइडियाज है तरंगों के प्रकार, मतलब यांत्रिक तरंगें क्या होती है, अयांत्रिक तरंगें या विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती है, अनुपर तरंगें क्या होती है। अगर आपको इतनी बातें पता है तो आप आगे बढ़ के थोड़ी देखिए, नहीं तो आप शुरू से चलिए। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी। और उसमें पहला अपन टॉपिक है तरंग गति। तो तरंग क्या है? तरंग गति है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा संचरण की विधि, लेकिन द्रव्य के बिना वास्तविक भौतिक स्थानांतरण। तो इसके बारे में लिखिए, तरंग गति क्या लिखोगे? तरंग गति ऊर्जा को, तरंग गति ऊर्जा को एक स्थान से, तरंग गति ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक द्रव्य के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण, द्रव्य के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण के बिना, वास्तविक भौतिक स्थानांतरण के बिना ऊर्जा संचरण की विधि है। ऊर्जा संचरण मीन्स प्रोपेगेशन मीन्स आगे चलना, संचरण की विधि है। ठीक है, ये तो हो गई तरंग गति, यानी ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, लेकिन वहां पर द्रव्य का कोई वास्तविक स्थानांतरण नहीं होगा। जैसे समझिए कि मान लो आपने किसी पानी से, मतलब तालाब में पानी को तरफ पत्थर डाल दिया, तो क्या होगा? वहां से तो लहरें उठेगी, यहाँ से ऐसे लहरें उठेगी। तो ये क्या हो गया? यहाँ जो पार्टिकल था उसने अपने पास वाले कण को डिस्टर्ब किया, उसने आगे वाले को ऐसे डिस्टर्ब करते गए और अपनी जगह पे वापस आते गए। तो वहां पे खुद ये यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पे नहीं गया, इसने आगे वाले को, इसने आगे वाले को, इसने आगे वाले को। तो ये होती है आपकी तरंग संचरण या तरंग। इसको अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, यानी यह है इसका टॉप व्यू। अगर इसी चीज को साइड से देखे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये अगर आपने ऊपर से देखा तो आपको ऐसा दिखाई देगा, अगर आपने साइड से देखा तो आपको ऐसा दिखाई देगा। यानी इसको बनेगा साइड व्यू, साइड से दर्शन, और ये ऊपरी दर्शन, ऊपर से देखा होगा दर्शन, ऐसा। ये होती है आपकी तरंग गति। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन तरंगों के प्रकार। तरंगों के प्रकार, तो तरंगे को अपन विभिन्न तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न आधारों पर बांट सकते हैं। तो पहला अपन करते हैं इसको तरंग गति, यानी माध्यम के आधार पर। क्या आधार पर? माध्यम के आधार पर तरंगों के प्रकार। आगे लिखिए तरंगों के प्रकार, तरंगों के प्रकार, टाइप ऑफ वेव। उसमें पहला है क्या? माध्यम के आधार पर। किसके आधार पर? माध्यम के आधार पर, ऑन दी बेसिस ऑफ मीडियम। तो माध्यम के आधार पर तरंगें कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। कितने प्रकार की? माध्यम के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती है। पहले को बोलते हैं, इसमें पहला, इनको बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंगे। और इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। ये क्या होती है? वे तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी इनको आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माध्यम से, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज आपके पास भी पहुंच रही है, लेकिन यहाँ से कोई आदमी मेरी आवाज सुन रहा है, तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला, तो यहाँ जो मेरे मुंह के पास जो हवा के पार्टिकल्स है वो दबे, उन्होंने आगे को दबाया से, यानी संपीड़न विरल ऐसा होता गया।
तो ये हो गया। अगर मैं यही बात निर्वात में लगे चिल्लाऊं तो क्या आप मेरी बात सुन पाओगे? तो बिल्कुल मैं आपको होठ फिल्टर से ऐसे समझ आ रहा है, लेकिन मेरी आवाज आपके पास नहीं नहीं पहुंच पाएगी। तो ये डाउनी, जैसे डाउनी तरंगे वो क्या है, यांत्रिक तरंगे। ये तो क्या लिखेंगे, वे तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव कहलाती है। तो इसके अंदर लिख लीजिए, वे तरंगे जिनको संचरण के लिए, संचरण मतलब आगे बढ़ना, प्रोपेगेट करना, आगे बढ़ना, जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ये होगी मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगे, यानी यांत्रिक तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ध्वनि तरंगे, एग्जाम्पल दीजिए, ध्वनि तरंगे या इन्हीं को बोलते हैं इंग्लिश में साउंड वेव। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्या, अयांत्रिक तरंगे, क्या अयांत्रिक तरंगे यानी नॉन मैकेनिकल वेव, और इन्हीं को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, BMW नहीं, EMW। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ इनको माध्यम चाहिए, इनको माध्यम नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, वे तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लिख लीजिए इसके बारे में, वे तरंगे जिनको संचरण के लिए, जिनको संचरण मतलब आगे बढ़ने के लिए, जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाती है, अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। जैसे प्रकाश तरंगे, प्रकाश सूर्य से अपने पास आ रहा है तो बीच में तो क्या निर्वात है, और प्रकाश एक तरंग है तो ये अपने पास आ रहा है, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल डाल सकते हो, प्रकाश तरंगे, क्या लिखोगे, प्रकाश तरंगे, लाइट वेव। ठीक है, जिनको माध्यम चाहिए वो यांत्रिक होती है, जिनको माध्यम नहीं चाहिए वो होते अयांत्रिक, इन्हीं को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये अपने देखा था ये प्रकार इसका माध्यम के आधार पर। दूसरा बात करते हैं कणों के कंपनों के आधार, कणों के कंपन के आधार पर। तो आगे लिखिए, नेक्स्ट ये नोट कर लीजिए, यहाँ तक ये नोट कर लीजिए, पॉज करके फिर आगे बात करते हैं कणों के कंपन के आधार पर। तो ये दो कणों के कंपन के आधार पर भी दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे। तो देखिए आगे, मैं इसको यहाँ तक आ रहा हूँ, आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। चलिए तो आगे दूसरा कौन सा इसका, कणों के कंपन के आधार पर, सेकंड पॉइंट इसी का, कणों के, इसका सेकंड पॉइंट, कणों के कंपन के आधार पर, कणों के कंपन के आधार पर, कणों के कंपन के आधार पर, ओनली वाइब्रेशन के आधार पर, कणों के कंपन के आधार पर। देखिए इसमें भी दो प्रकार के, कितने प्रकार की, कणों के कंपन के आधार पर भी तरंगे कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। उनमें पहली होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, क्या होती है, पहले बात है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंगे, क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। तो देखिए इनमें क्या होता है, वे तरंगे जिनमें जो कणों के जो कंपन है तरंग संचरण के लंबवत होते हैं, तरंग संचरण के लंबवत, तो वे तरंगे जिनमें कणों के कंपन, जिनमें कणों के कंपन तरंग संचरण के लंबवत, तरंग संचरण के मतलब जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है तरंग संचरण के लंबवत गति करते हैं, लंबवत इससे 90 डिग्री पर लंबवत गति करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मान लो कि ये तरंग आगे बढ़ रही है, ये तरंग ऐसे आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो माध्यम के क्या है, वे तरंगे जो माध्यम के कण, यहाँ पे जो माध्यम के कण
माध्यम के कण या कणों के कंपन के बाद माध्यम के वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण, थोड़ा सही कर लेना, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण के, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण, जिनमें माध्यम के माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत, माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत गति करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। जैसे मान लो इधर आपकी तरंग चल रही है वी वेग से, तो यहाँ के जो माध्यम के पार्टिकल्स है वो ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, यानी इनको बोलेंगे तो कण यहाँ पे ऊपर और नीचे ऐसे गति है तरंग संचरण के लंबवत, मतलब ये आपके माध्यम के पार्टिकल और इधर आपकी क्या चलेगी तरंग वी वेग से। आगे समझेंगे, जहाँ पे माध्यम के कण तरंग के लंबवत गति करें उनको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल इसका वही है प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश तरंग के अंदर विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर देखें मैंने इस हादसे में किसको मान लूं विद्युत क्षेत्र को, इस हादसे में किसको मान लूं चुंबकीय क्षेत्र को, तो जो मेरे चलने की जो दिशा है, मेरे चलने की जो दिशा है वो किसको बताएगी, तरंग संचरण की दिशा को बताएगी। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। आगे बात जैसे और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होता है, जैसे ये देखिए ये आगे जो गति करती है वो तरंग और गरज के रूप में आगे बढ़ती है। किसके रूप में, तरंग और अनुप्रस्थ तरंगे तरंग और गरज के रूप में आगे बढ़ती है। कैसे, जैसे मान लो ये कोई तरंग है, ये कोई तरंग है, तो इसका जो माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन है ऊपर की ओर उसको तो बोलते हैं तरंग, क्या बोलते हैं तरंग, क्रिएस्ट, ठीक है, और नीचे की ओर जो अधिकतम विस्थापन है इस पॉइंट को बोलते हैं ग्रथ, क्या बोलते हैं ग्रथ, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ठीक है, और जो अधिक इसको बोलते हैं आयाम, इसको क्या बोलते हैं आयाम। तो यहाँ पे और छोटी बातें कर लेते हैं। तरंग क्या हो गया, ये वाला जो पॉइंट है माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ये तो आयाम हो गया, और ये क्या बन जाएगा तरंग, ये क्या बन जाएगा ग्रथ, ठीक है, तरंग फिर ग्रथ, यानी जो अनुप्रस्थ तरंग है वो तरंग और ग्रथ के रूप में आगे बढ़ती है। ये हो गया आयाम। आयाम क्या होता है, माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन, माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन का बोलते हैं आयाम, ठीक है। फिर बात करते हैं इसका आयाम हो गया आवर्तकाल। आवर्तकाल होता है तरंग को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, तरंग को एक चक्कर पूरा करने में, जैसे यहाँ से चली वापस यहीं पर आ गई, यानी यहाँ से यहाँ, कहाँ से यहाँ आने में इसने कितना टाइम लिया उसको बोलते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड, ठीक है। दिखाते किसे कैपिटल लीजिए, मात्रा क्या होता है सेकंड, और तरंग द्वारा एक आवर्तकाल में चली गई दूरी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, क्या बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। दिखाते किससे इसको, लैम्बडा से। देखिए या तो दो कर्मागत तरंगों के बीच की दूरी निकाल लीजिए या दो कर्मागत गर्तों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, दोनों ही क्या बता रहा है तरंग दैर्ध्य, यानी तरंग दैर्ध्य की दूरी है, इसका मात्रक क्या होगा मीटर होगा। वैसे अपन तरंग दैर्ध्य का मात्रक जनरली एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, किसमें लेते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, क्या होगा यहाँ से रखो, ये भी क्या है लैम्बडा है, ये भी क्या है लैम्बडा है, ठीक है। हो गया आपका तरंग दैर्ध्य, यानी तरंग द्वारा एक आवर्तकाल में चली गई दूरी क्या कहलाएगा तरंग दैर्ध्य, मात्रक मीटर या जनरली एंगस्ट्रॉम में लिखा होगा। आगे बात करते हैं आवर्ती। तो आवर्ती होती है आवर्तकाल का उल्टा, आवर्ती होती है आवर्तकाल का उल्टा, यानी एक कंपन पूरा करने में क्या लिखेंगे एक चक्कर, तो एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लिया गया उसको बोलेंगे आवर्तकाल, और एक सेकंड में पूरे किए गए, एक सेकंड यहाँ मैंने कितना मान लिया एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या, या एक सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या, या फिर एक सेकंड में मतलब एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है आवर्ती। समझ में नहीं आ रहा तो जो आपके फैन लगा उसको देखिए, ये फैन पंखा एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है वो आवर्तकाल, और ये फैन एक सेकंड में जितने चक्कर लगा रहा है वो क्या है आवर्ती, ठीक है। ऐसे कुछ यहाँ ये छोटी छोटी बातें होगी, तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। अनुप्रस्थ होगी जहां पर माध्यम कण तरंग संचरण के लंबवत गति करेंगे, तरंग इधर और माध्यम कण ऐसे ऐसे, तरंग इधर माध्यम कण ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन जाएगी आपकी अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स। आगे बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, क्या अनुदैर्ध्य तरंगे। तो यहाँ पे क्या होगा माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में, ये नोट नहीं किया तो पॉज पे आप नोट कर सकते हो, मैंने खा दिया, आप बैक कर लीजिएगा।
चलिए आगे लिखिए अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन तरंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे, उन्हीं को बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुदैर्ध्य तरंगे उनको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे लिखिए अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी तरंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे, इंग्लिश में उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। LONGITUDINAL लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या कहेंगे? वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण, जिनमें माध्यम के कण माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा में गति करते, तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं, तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव या ध्वनि तरंगे। जैसे मैंने बोला तो यहाँ मेरे मुंह के पास जो एयर के पार्टिकल्स है, एयर के जो मॉलिक्यूल अणु, कुछ आप बोलिए, वो यहाँ से दबे, उसने आगे दबा, जैसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है और आगे दबाते जा रहे हैं, ठीक है, वो भी ध्वनि तरंग। यानी ये होती है संपीड़न, जो ये आगे बढ़ती है वो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। ऐसा जैसे मान लो मैंने बोला तो यहाँ पास वाले पार्टिकल दबे, पास वाले पार्टिकल दबे, फिर यहाँ ये हो गया संपीड़न, फिर बनता है विरल, फिर क्या बनता है वापस से संपीड़न, पास पास पार्टिकल, फिर वापस से क्या आएगा, फिर आपस से बन जाएगा विरलन, जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर, फिर क्या बन जाएगा संपीड़न। देखिए पास पास क्या, यहाँ पास यहाँ दूर, यहाँ पास यहाँ दूर, इसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। इसको बोलते हैं रेरफैक्शन। संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, यानी कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन। यानी जो ये है अनुदैर्ध्य तरंगे वो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। और दो कर्मागत तरंगों के बीच की दूरी को बोलते हैं दो कर्मागत संपीड़नों के बीच की दूरी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, या फिर बोलते हैं दो कर्मागत विरलनों के बीच की दूरी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। यहाँ ये बात है। ये था आपके तरंगों के प्रकार। अब आगे अपन आ जाते हैं, इसके ऊपर मेन जो है थ्योरी है। एक मिनट, क्या कि प्रकाश की प्रकृति क्या है? तो प्रकाश की प्रकृति में पहली जो थ्योरी है वो है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो आगे लिखिए प्रकाश की प्रकृति में पहला सिद्धांत लिखिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत। क्या? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। वैसे तो सिद्धांत 1637 के अंदर डेकार्ट ने दिया था, लेकिन इसने न्यूटन को आगे और अधिक विकसित किया। इसको इसी को अपन बोलते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। सुनते जाइए, थ्योरी भी लिखवा देंगे थोड़ी, ठीक है। कि सन क्या लिखेंगे? न्यूटन का पहला, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कॉर्पस्कुलर इसको बोलते हैं, कणिका कॉर्पस्कुलर। क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ न्यूटन, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ये क्या होता है देखिए, पहले से किसने बताया? सन 1637 में डेकार्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि प्रकाश की प्रकृति कण। फिर 1675 के अंदर न्यूटन को और अधिक विकसित किया और बताया कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से छोटे छोटे अदृश्य सूक्ष्म कण निकलते रहते हैं, और वो कण जब हमारी आंख के रेटिना के ऊपर आकर आपतित होते हैं तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है, और न्यूटन ने उनको बोला कणिकाएं। क्या नाम दिया न्यूटन ने उनको? कणिकाएं बोला। और इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने प्रकाश का रेखीय संचरण, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, उसको प्रकाश के परावर्तन को, प्रकाश के अपवर्तन को समझाया, ठीक है। और उन्होंने ये भी मान लिया कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में विरल माध्यम की तुलना से अधिक होता है, जो गलत बात है। आप जानते हो कि प्रकाश का वेग कहाँ विरल में ज्यादा होता है और सघन में क्या होता है? कम। लेकिन उन्होंने उल्टा माना कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में ज्यादा होता है और विरल में कम होता है। बाद में सन 1850 में फूको नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बता दिया प्रयोग द्वारा कि प्रकाश का वेग विरल माध्यम में सघन माध्यम की तुलना में अधिक होता है। सन 1850 तक ये थ्योरी चलती रही, लोग मानते लगभग 175 साल। तो देखिए इसका समझ आया मैंने क्या क्या बोल दिया। तो जो मैंने बातें बोली वो आप लिख लीजिए, पूरा लेक्चर थ्योरी है, आपके नोट तैयार हो जाएंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आगे डेरिवेशन करेंगे, पहले बेसिक देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे सन 1637 में, सन 1637 में
सन 1637 में डेकार्ते नाम के वैज्ञानिक ने या डेकार्ते ने बताया कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, कणीय होती है। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, कणीय होती है, जिसको फिर 1675 में न्यूटन ने और अधिक विकसित किया। क्योंकि न्यूटन तो खुद ही मैकेनिक्स का आदमी था। वो जैसे न्यूटन की गति के नियम है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति है, जो मैं अपने 11th क्लास में यांत्रिकी पढ़ी है, तो न्यूटन ने वैसा ही सोचा जैसा वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को सोचता था कि प्रकाश भी एक पार्टिकल है, कण, ऐसा उन्होंने सोचा। तो क्या लिखा, आगे लिखेंगे कि बाद में सन 1675 में न्यूटन ने इसको और अधिक विकसित किया। इसलिए इसको न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। लिखे ना, सन 1675 में न्यूटन ने इसको और अधिक विकसित किया, इसलिए इसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। फिर इन्होंने बताया क्या, इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से अदर्शित, सूक्ष्म व अदर्शित छोटे छोटे कण निकलते रहते हैं, और यह कण जब हमारी आंख के रेटिना पर, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, छोड़िए पूरी, समझ आएगा कि जब हमारी आंख के रेटिना पर आपतित होते हैं, तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है। और इन छोटे कणों को उन्होंने क्या बोला, कणिकाएं बोल दिया। और लिखे, इन छोटे छोटे कणों को न्यूटन ने कणिकाएं नाम दिया, ठीक है। और इस सिद्धांत के आधार पर, मतलब कणिका सिद्धांत के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने प्रकाश के रेखीय संचरण, जानते रेखीय संचरण की प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, वो टेढ़े मेढ़े पथ पर नहीं चलता। इस प्रयोग को करने के लिए आप 3 गत्ते ले और एक साइड में टॉर्च या बल्ब या कुछ भी लगा दे, और एक गत्ते को बीच वाले को अगर अपने खिसका दे तो लाइट आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर तीनों एक स्थिति में तो ही प्रकाश आगे जा पाएगा। तो ये हो गया कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, उन्होंने ऐसा समझाया। इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने प्रकाश के रेखीय संचरण, परावर्तन व अपवर्तन को समझा दिया। परावर्तन व अपवर्तन को समझा दिया, बता दे इसके आधार पर। लेकिन वो प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन क्या होता है, पढ़ेंगे आगे। व्यतिकरण विवर्तन, ऐसे व्यतिकरण तरंग होता है, तरंगों का मिलना, लौट में पढ़ रखा धवनी तरंगों का। और विवर्तन होता है बैंड हो जाना किरणों का। जब ये कब बैंड होगा, जब कोई आगे इसके रास्ते में ऐसा मतलब ऑब्स्टेकल आ जाए जिसकी तरंग देर दे, मतलब जिसका आकार प्रकाश की तरंग भी कोटेगा। आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन वो प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन इत्यादि घटनाओं को समझाने में असफल, यानी वो इनको नहीं समझा पाए, असफल रहे, ठीक है। और उन्होंने ये भी मान लिया, क्या मान लिया, उन्होंने ये भी मान लिया कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में साथ साथ लिखते रहिए, सघन माध्यम में विरल माध्यम की तुलना में अधिक होता है, विरल माध्यम की तुलना में अधिक
होता है। उन्होंने ऐसा मान लिया, लेकिन बाद में सन 1850 में, लेकिन फिर क्या, सन 1850 में फूको ने, किसने, फूको नाम से साइंटिस्ट थे, फूको ने बताया, फूको ने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया, प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि प्रकाश का वेग विरल माध्यम में सघन माध्यम की तुलना, विरल माध्यम में सघन माध्यम से अधिक होता है, विरल माध्यम में सघन माध्यम से अधिक होता है, तब जाके थोड़ी फैल हो पाई। फैल तो नहीं बोल सकते, कुछ उन्होंने सोचा था उस टाइम के बारे में कि प्रकाश को ऐसे मान आंकता है, फैल नहीं बोल सकते, यानी कुछ बातें इसमें गलत थी, ये पूरी तरह से सही नहीं थी। क्या माना उन्होंने, कणिका मान लिया, उन्होंने गलती ये कर दी कि प्रकाश का वेग सघन मान विरल से ज्यादा मान लिया, क्योंकि न्यूटन ने, लेकिन बाद में 1850 में फूको ने बताया कि प्रकाश का वेग विरल माध्यम में सघन माध्यम से अधिक होता है, और बात सही थी, ये अपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी स्टार्ट हुई थी 1675 से, कहाँ से लगी, 1850 से, लगभग 1700 यानी 150 यानी 175 साल, 175 साल तक लोग इसको क्या मानते रहे, कण मानते रहे, तरंग की तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है। थ्योरी उसी टाइम आ गई थी, न्यूटन के टाइम ही, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि न्यूटन उस जमाने के दादा थे, कि जो न्यूटन ने बोल दिया वो सही, चाहे उन्होंने गलत बोला हो या सही बोला हो, क्योंकि उस जमाने के वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जो भी आप बोलिए। यानी आगे हम पढ़ने वाले कि हाइजेंस का तरंग सिद्धांत, थ्योरी सिद्धांत न्यूटन के टाइम ही आ गई थी, लेकिन लोगों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया था। तो आगे लिखिए, यहाँ पर नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं हाइजेंस का तरंग सिद्धांत, यही है हाइजेंस का तरंग सिद्धांत। तो आपने यहाँ से नोट कर लिया होगा, हटा दो इसको यहाँ से। चलिए, हाइजेंस का नेक्स्ट थ्योरी है हाइजेंस का तरंग सिद्धांत। ये कब आ गया था, 1678 में, न्यूटन के 3 साल बाद ही आ गया था, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हाइजेंस थोड़े छोटे आदमी थे, जबकि न्यूटन थोड़े बड़े आदमी थे, उनका सोसाइटी समाज के ऊपर प्रभाव ज्यादा था हाइजेंस की तुलना में। तो आगे लिखिए, सेकंड, हाइजेंस का तरंग सिद्धांत, यह आया था कब, 1678 में। तो लिखिए आगे इसमें क्या, मैं लिख दूं एक बार, समझ आ जाएगा थ्योरी है पूरा। सन 1678 में, कब, 1678 में हाइजेंस ने बताया कि प्रकाश अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। क्या होती, मैंने आपको बताया था, प्रकाश अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, ठीक है। मान लेते हैं बात, लोगों ने बोला हाइजेंस साहब हमारी आपकी बात तो मान लेते हैं कि प्रकाश अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि सूर्य से प्रकाश हमारे पास आ रहा है, बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो प्रकाश फिर कैसा, आप इसको यांत्रिक तरंग मान रहे हो, और यांत्रिक तरंग को समझने के लिए माध्यम से, यांत्रिक तरंग को आगे बढ़ने के लिए माध्यम से, तो बात हमें जमीनी, आप इसमें कुछ या तो करेक्शन कीजिए या फिर आप गलत हो। तो उन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स के अंदर एक काल्पनिक माध्यम बना हुआ, जिसको उन्होंने नाम दिया ईथर। को क्या नाम दिया, ईथर। लेकिन ये ईथर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ईथर ROR नहीं था, उन्होंने कुछ मान लिया, ऐसे ही काल्पनिक माध्यम मान लिया, जो क्या है, बहुत तनु है, यानी वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक, यानी बहुत तनु है और वो बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, इसके बताया क्या, सन 1600 में हाइजेंस ने बताया कि प्रकाश अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, जो ईथर नाम के काल्पनिक, या क्या, जो ईथर नाम के काल्पनिक माध्यम में गति करता है, यानी उन्होंने क्या मान लिया, उन्होंने प्रकाश को तरंग मान लिया। क्या माने उन्होंने, प्रकाश को तरंग, उन्होंने कण ना मान के क्या माना, प्रकाश को तरंग माना, और इसके आधार पर उन्होंने
प्रकाश का परावर्तन, रेखीय संचरण, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि सबको समझा दिया, लेकिन वो ध्रुवण को समझाने में असफल रहे। वो ध्रुवण को, प्रकाश के ध्रुवण को नहीं समझा पाए। क्यों नहीं समझा पाए? क्योंकि उन्होंने तरंग क्या मान लिया? अनुदैर्ध्य। जबकि ध्रुवण होता है अनुप्रस्थ तरंगों, इनको होता है अनुप्रस्थ तरंगों का, अनुप्रस्थ तरंगें ध्रुवित हो सकती है। तो क्या कहेंगे इसमें आगे कि उन्होंने इसके आधार पर प्रकाश के रेखीय संचरण, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश के रेखीय संचरण, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन को समझाने में सफल रहे, यानी उनको उन्होंने समझाने में सफल रहे, लेकिन वो प्रकाश के ध्रुवण को नहीं समझा पाए, ठीक है। बाद में क्या, जो भी डेट तो मेरे को पता नहीं, जो भी है, बाद में फ्रेनेल ने बताया कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। यंग ने 1801 में अपना प्रयोग किया, YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इसके आधार पर बताया कि प्रकाश तरंगें जो क्या होती है, तरंग तो है, प्रकाश तरंग तो है, लेकिन वो अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, वो अनुप्रस्थ है। अनुदैर्ध्य नहीं है, वो कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ। क्या कि बाद में यानी फ्रेनल और यंग ने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि प्रकाश कौन तरंगे? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो ये भी कुछ सही नहीं थे, यानी ये भी थोड़े से, लेकिन ये क्या किया उन्होंने? समझा दिया कि रेखीय संचरण समझा दिया, परावर्तन समझा दिया, व्यतिकरण समझा दिया, विवर्तन समझा दिया, लेकिन वो ध्रुवण को नहीं समझा पाए, ठीक है। फिर बाद में और आते हैं लोग, अभी थोड़ी यहीं से तो स्टार्ट होगी नहीं कहानी, आगे चलते हैं। ये भी कम आगे, तरंग माना बात सही थी, लेकिन वो सभी घटनाओं को नहीं समझा पाए। तो फिर आगे आती है मैक्सवेल विद्युत चुंबक। क्या है? मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, एक बार थोड़ी सी मार्कर में ही डाल लेता हूँ, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ऊपर नोट कर लीजिए एक बार। सन 1860 में, कब? 1860 में मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचरित होता है, यानी ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ता है, और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी इन्होंने क्या माना इसको? यांत्रिक से कौन सा मानी उन्होंने, या अयांत्रिक। इन्होंने कुछ देखो, फ्रेनेल ने और यंग ने क्या बता दिया कि अनुदैर्ध्य नहीं है, क्या? अनुप्रस्थ। अब इस यांत्रिक नहीं है, क्या है? अयांत्रिक। तो आगे लिखिए, सन 1860 में, इसमें 1860 में मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचरित होता है, मतलब आगे बढ़ता है, ठीक है। यानी अर्थात प्रकाश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के रूप में गति करता है, और इसमें क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र को किस लिखाते हैं? ई वेक्टर से, यानी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, कोमा चुंबकीय क्षेत्र को अपन बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, व तरंग संचरण की दिशा, तीनों एक दूसरे के
एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर x में आते तरंग संघनन v वेग से तरंग आगे बढ़ रही है, ये क्या हो गया आपका, किसको बता रहा है, तरंग गति को। तो इधर y एक्स पे होगा e वेक्टर, तो इधर होगा z एक्स पे b वेक्टर, यानी तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, यानी क्या माना, मैक्सवेल ने प्रकाश को क्या मान लिया, विद्युत चुंबकीय तरंग मान लिया, और कौन से माना, अनुपस्थित। तो उन्होंने यांत्रिक नाम मान के क्या माना, इसको विद्युत चुंबकीय तरंग मान लिया, और इन्होंने इसके आधार पर प्रकाश की लगभग सभी घटनाओं को समझा दिया, प्रकाश की लगभग सभी घटनाओं को समझा दिया। लेकिन फिर से ये जो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है, रमण प्रभाव है, क्वांटम प्रभाव है, इनको समझाने में असफल रही है, उनको ये नहीं समझा पाए। तो फिर आगे थोड़ी चलेगी अभी। तो आगे देखिए क्या हो गया, इन्होंने इसके आधार पर, मैं ऊपर रखा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए। हटा रहे कहाँ से, इन्होंने इसके आधार पर प्रकाश की लगभग सभी घटनाओं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, सबको समझा दिया। लिखिए आगे इसमें, इन्होंने इसके आधार पर प्रकाश की लगभग सभी घटनाओं, को समझा दिया, प्रकाश की लगभग सभी घटनाओं को समझाया। लेकिन वो प्रकाश विद्युत प्रभाव, चैप्टर 13 यही पढ़ेंगे, प्रकाश चैप्टर 13 यही है। लेकिन वो प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमण प्रभाव, क्वांटम प्रभाव आदि को समझाने में असफल है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में 12 में पढ़ लेंगे, ये अपन नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमण प्रभाव, क्वांटम प्रभाव आदि को समझाने में असफल है, उनको ये नहीं समझा पाए। फिर क्या करें, फिर दिक्कत होगी, फिर आगे थोड़ी आई, ये हो गया मैक्सवेल की। तो आगे आते नंबर 4 पे, मैं क्या, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आगे फिर से है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, नंबर 4, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इन्होंने माना कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, या ऊर्जा के छोटे पैकेट, एनर्जी पैकेट के रूप में आगे बढ़ता है, छोटे छोटे कणों के रूप में। और इन कणों को उन्होंने क्या बोला, फोटोन। क्या नाम दिया उन्होंने, फोटोन नाम दिया। लेकिन ये कण, जो कण न्यूटन ने माना था, वो कण ये अलग ही तरह का कण है, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया, फोटोन बोल दिया। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य, और ये आवेश रहित कण है। ठीक है, आगे लिखिए, क्या यहाँ तक क्लियर है, छोड़िए, चलिए आगे लिखते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, ये नीचे है क्या नहीं हुई इसमें, उन्होंने ये बताया कि प्रकाश, प्लांक ने ये बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे बंडलों के रूप में चलता है। क्या बोले, इनके अनुसार, या प्लांक या इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, बंडलों मतलब एनर्जी पैकेट, ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, इन कणों को या इन पैकेट्स को, इन ऊर्जा के बंडलों को क्या बोलते हैं, इन ऊर्जा के बंडलों को नाम दे गए, इन ऊर्जा के बंडलों को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। इन ऊर्जा के बंडलों को फोटोन क्या बोलते हैं, इन ऊर्जा के बंडलों। एक मिनट थोड़ा सा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत देखिए। इस सिद्धांत में प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। कितने आज तक। तो फिर क्या किया, आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को काम में लेते हुए
प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि जब भी किसी मेटल सरफेस पर प्रकाश गिरता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे फिर आगे, और बाद में आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया। ठीक है, तो फिर से किसके ऊपर आ गए, कण के ऊपर। इन्होंने क्या मान लिया, ऊर्जा का पैकेट फोटोन यानी कण मान लिया। फिर से क्या मान लिया, कण। बीच में न्यूटन स्टार्ट कण से, न्यूटन ने स्टार्ट कहां से किया था, कण से। बीच में तरंग माना, फिर किसके ऊपर आ गए, कण के ऊपर। यानी जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, रमन प्रभाव है, क्वांटम प्रभाव, उनको तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं समझा सकते। उनको कैसे, इसके कण मानकर अपन समझा सकते हैं। तो क्या फाइनली इसका क्या निकला, फिर से लोगों ने क्या मान लिया कि ये तो मतलब देखो क्या हुआ, बीच में लोग प्रकाश को तरंग मानने लगे, लेकिन यहाँ लेके फिर से फंस गए। फिर से क्या आ गया, कण के ऊपर। तो फिर लोग मुझे तो कण है, कोई बोलता कण है, कोई बोलता तरंग है। तो बाद में कॉन्क्लूजन ये निकला कि प्रकाश कभी कभी कण की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश की कुछ घटनाओं को कणीय प्रकृति मानकर समझा सकते हैं और प्रकाश की कुछ घटनाओं को तरंग प्रकृति मानकर समझा सकते हैं। यानी जो प्रकाश की प्रकृति वो क्या होती है, ड्यूल नेचर होती है, द्वैत होती है, दोगला आदमी है। कभी कभी कण की तरह कभी कण बन जाता है और कभी तरंग बन जाता है, कभी कण बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, तरंग बन जाता है। तो आगे जाएंगे, अतः प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, द्वैत होती है। अपन लिख सकते हैं, अतः प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, द्वैत होती है। क्या होती है, द्वैत मतलब ड्यूल, दोगला आदमी है, दो तरह से व्यवहार करता है। द्वैत होती है यानी ड्यूल नेचर। क्या बोले इसको, ड्यूल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है। आगे लिखोगे क्या, कि प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव आदि को प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर समझा सकते हैं। तो प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि को प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर समझा सकते हैं। ऐसे प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। यहाँ इसके पहले जना क्या, कि प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, इनको परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और रमन प्रभाव आदि को प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर समझा जा सकता है। जबकि प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि को तरंग प्रकृति के आधार पर समझा सकते हैं। ऐसे प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। प्रकाश कभी कभी कण बन जाता है, कभी कभी तरंग बन जाता है। ठीक है, यानी ड्यूल नेचर। निष्कर्ष यही निकला इसका कि प्रकाश की प्रकृति, आज के इस लेक्चर का पूरा निष्कर्ष इतना सा ही है कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, द्वैत होती है, दो तरह से व्यवहार करता है। और आज आप आपकी बुक का जो अध्याय 12 पेज नंबर 278 पढ़ लेना, पूरी थ्योरी है, मैंने समझा दिया। आप इसे और पढ़ना, इससे आपको बेसिक इसका और भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि यहाँ से एग्जाम में सवाल 99.99% नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।